बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त दो ही ऑप्शंस हैं इमरान खान को माइनस करने के। एक ऑप्शन है इमरान खान को जला वतन कर दिया जाए, इमरान खान को सियासत से किनारा कशी का एग्रीमेंट करके मुल्क बदर कर दिया जाए। और दूसरा ऑप्शन है कि इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। ये दो चीज़ें ही इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इस सब के अंदर एक सवाल ये भी है कि इमरान खान को मुल्क बदर करके पार्टी की क़यादत किसे सौंपी जाएगी। लंदन प्लान जो है, जो इमरान खान साहब जिस हवाले से इशारा करते आए हैं, वो लंदन प्लान आखिर है क्या, उसकी तफसीलात क्या हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त कोर कमांडर लापता है, उनका किसी को पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। और बात एक मरतबा फिर जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी तक आ पहुंची है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं उनकी गिरफ्तारी तक मामला पहुंचा है। और इस वक्त जो दावे सामने आ रहे हैं, जो क्लेम्स सामने आ रहे हैं, वो बड़े अलार्मिंग हैं। जबकि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है, यानी शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस तो कर दिया कि फ़ौजी अदालतों के अंदर ही केसेस सुने जाएंगे। अब जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होने हैं उन पर एक नई मुसीबत गले पड़ सकती है और हुकूमत जो है उसके कदम इस सारे के सारे मामले में अभी से ही लड़खड़ाना शुरू हो चुके हैं और उन्हें इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब समझ नहीं आ पा रही कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने PTI पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ बात करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जो भी पाक फौज के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बात करेगा वो मुल्क के खिलाफ बात करेगा। उन्होंने कहा कि ये लोग सियासत चमकाने के लिए जलसे कर रहे हैं। 75 साल में पहला मौका है जो कुछ इन्होंने करने की कोशिश की। PTI और इन लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए और ऑफिशियल सीक्रेट मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होने चाहिए। एक आदमी लीडर बनता है और लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन हो या ना हो, PTI को जल्द अपना मुस्तकबिल पता लग जाना चाहिए। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि मुल्क में हर जगह इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए और इस मौक़िफ़ को आप सिर्फ चौधरी साहब का मौक़िफ़ नहीं बल्कि और भी लोगों का मौक़िफ़ समझ सकते हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बदतरीन क्रैकडाउन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर एक सियासी जमात इस वक्त जो असल टेस्ट है वो अब शुरू हुआ है और यहाँ पर आपके सामने है कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब एक खबर तो ये भी आई है कि जी नई फ़ौजी अदालतें कायम की जा रही हैं। अलबत्ता ख्वाजा आसिफ साहब अब उसमें कह रहे हैं, लफ्ज़ चेक करें, कहते हैं कि जी 9 मई के केसेस के लिए नई फ़ौजी अदालतें नहीं बनाई जाएंगी, पहले से कानून और अदालतें मौजूद हैं, उन्हीं में मुकदमात चलाए जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि नई फौजी अदालतों में और पहले से मौजूद में क्या फ़र्क है। इन्होंने नाज़रीन इकराम कहा कि हम किसी के बुनियादी हुकूक नहीं छीन रहे और ना ही सियासी मकासद के लिए कानून का इस्तेमाल होगा। जिन शरपसंदों की फौजी इमलाक पर हमलों की वीडियोज़ हैं उन पर मुकदमात चलेंगे। एक सियासी रहनुमा और लीडर अफवाज को टारगेट कर रहे हैं, अफवाज को टारगेट करने में वो बैरूनी अफराद को भी शामिल कर रहे हैं। फौजी जवान वतन अजीज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि अस्करी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात कानून के मुताबिक फौजी अदालत में चलेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ इजलास लाहौर में हुआ। इजलास में आम शख्सियात और चारों सूबों के वज़राए आला शरीक हुए। इजलास में तमाम सूबों के नुमाइंदे और वफाकी अफसरान भी शरीक हुए। 9 मई से मुतल्लिक़ गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों की रिपोर्ट जो है वो इस इजलास के अंदर पेश की गई। शहबाज शरीफ को वफाकी हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में मुशावरत भी की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये सारे का सारा मामला जो है मुलव्विस अफराद के खिलाफ केसेज इंतज़ामी दहशतगर्दी अदालत में चलेंगे। जिन्होंने सिविलियन तनसीबात पर हमला किया और जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया उनके मुकदमात कानून के मुताबिक, ये जो लफ्ज़ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट किया जा रहा है कि कानून के मुताबिक फौजी अदालतों में उनके ऊपर मुकदमात चलेंगे। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की मनसूबा बंदी करने वाले भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। उकसाने, नारे लगाने और तोड़
फोड़ में मुलव्वस कोई भी शख्स नहीं बच पाएगा। अब यहाँ पर ये सब कुछ तो हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी अब आवाज़ें उठ रही हैं। बहुत से लोग जो हैं वो उड़ाने भर रहे हैं, बहुत से लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और PTI के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान ने 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की हिमायत कर दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने GHQ और कोर कमांडर के घर पर हमला किया उनके खिलाफ अगर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है तो इसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए अगर कानून में ये मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तानियों के दिल पर हमला हुआ, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं PTI छोड़कर तो कहीं नहीं जा रहा, कौमी असम्बली से इस्तीफा देना और असम्बलियां तोड़ना उस वक्त के लिहाज से दुरुस्त फैसला था लेकिन उसके मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। ये इनकी स्टेटमेंट है, यानी ये PTI नहीं छोड़ रहे लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने ये खुल के मजम्मत और आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाई है और फौजी अदालतों के अंदर जो कार्रवाई है उसमें ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त अजीब सी एक चीज़ हुई है और एक जानिब आपको पता है कि मुल्क के अंदर जो फौजी अदालतें और दीगर तमाम तर चीज़ें आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ और बिल्कुल मैं समझता हूँ होनी भी चाहिए। जिसने कानून हाथ में लिया, मेरे मुल्क के अंदर जो कानून मौजूद है उस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को उस कानून की गिरफ्त में आना चाहिए। बड़ा हो छोटा हो जो मर्जी हो, कानून हमारे मुल्क के अंदर मकड़ी का वो जाला नहीं होना चाहिए जिसमें हशरातुल अर्ज़ और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और जिसे बड़े जानवर और हैवान जो हैं वो फाड़ के निकल जाते हैं। कानून एक होना चाहिए, जो कानून मौजूद है उसके मुताबिक सबके साथ एक ही तरीके से निपटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं नाज़रीन किराम जो इनके लिए गवर्नमेंट के कदम लड़खड़ा सकती हैं। वो ये है कि इस वक्त 60 से ज़ायद US लॉ मेकर्स जो हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को और उन्हें ये कहा गया है कि पाकिस्तान पे प्रेशर डालें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर, कि जो इस वक्त वर्सनिंग ह्यूमन राइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अब कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ये भी समझ रहे हैं कि अगर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो सिविलियंस का ट्रायल करती हैं जो 9 मई के अटैक्स के अंदर मुलव्वस थे ऑन आर्मी इंस्टॉलेशंस, और इसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, द यूरोपियन यूनियन यानी कि EU विल स्विंग इनटू एक्शन। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो यूरोपियन यूनियन फौरी तौर पर एक्शन में आएगी। द डेवलपमेंट माइट अफेक्ट द GSP प्लस ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड द EU, यानी कि ये जो इकदाम है ये EU और पाकिस्तान के दरमियान एक GSP प्लस स्टेटस ट्रेड एग्रीमेंट है जिसका जो पाकिस्तान ने रिसेंटली हासिल किया, उससे पहले पाकिस्तान का जा चुका था। पाकिस्तान को उसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली नुकसान होता है, तो वो GSP प्लस स्टेटस जो है वो भी खतरे में पड़ सकता है। तो ये कह रहे हैं कि देयरफॉर वन सेक्शन विद इन द गवर्नमेंट इज आल्सो अपोजिंग ट्रायल्स इन मिलिट्री कोर्ट अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952. Some lawyers also expect that superior courts will suspend military court proceedings against civilians. यानी ये कह रहे हैं कि जी इसके अंदर PTI कि तो जाहिर बात है अपना मौक़िफ़ है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर से भी एक पूरा सेक्शन है, एक पूरा गिरोह है, एक ब्लॉक है जो कह रहा है कि जी ये ना करें और मिलिट्री कोर्ट्स नहीं, सिविलियंस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स नहीं। तो ये एक चीज़ है जो अभी जाहिर बात है कि ये सारे मामलात जो हैं ये इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं और ऑब्वियसली इसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो रेज भी हो रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम एक जानिब तो आपको पता है कि कल अमेरिका की एक कांग्रेस वुमन है जिनके साथ इमरान खान साहब की एक स्काइप जूम मीटिंग, अब जूम मीटिंग भी बेसिकली प्राइवेट ही होती है, उसे लीक किया गया। अब एतजाज़ हसन साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है, सीनियर कानूनदान है, उन्होंने कहा कि अमेरिका में फ़ोन टेपिंग संगीन जुर्म है, जो पकड़ा जाए वो नहीं छूटता, उसका कोई हल नहीं है। अब ये मामला अमेरिकी कांग्रेस तक जाएगा। अब ये कांग्रेस वुमन जो है उसकी भी ऑडियो लीक हुई है। हमारे मुल्क में तो चले नहीं ना, हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, हाजिर सर्विस जज जिसकी मर्जी कर दें, लेकिन वो अपने मुल्क को ज़रा सीरियसली लेते हैं, वो अपने मुल्क को इस तरह अंधेर नगरी चौपट राज नहीं बनने देते। अब ये मामला अमरीकी कांग्रेस तक जाएगा। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर कानून जब अमरीका लैंड करेंगे उन पर चार्जेस सर्व हो सकते हैं। यानी ये इस तरह से इमरान खान के बुग्ज़ में चीज़ें हासिल करने पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके इमरान खान की इमेज को नुकसान पहुंचाया जा सके, इमरान खान के बयानिए को ठेस पहुंचाई जा सके कि इन्हें उल्टा अपने लेने के देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब इस तरह के मशवरे जो हैं वो इमरान खान साहब को ऐसे लोगों की तरफ से दिलवाए जा रहे हैं जो ताकतवरों के भी करीब समझे जाते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपके सामने जो खान साहब को 2 ऑप्शंस दिए गए हैं वो काफ़ी अरसे से हैं और इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से उनकी अपनी पार्टी से अब जो है वो आवाज़ें उठवाना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और साबिक मेंबर पंजाब असम्बली हैं मियाँ जलील शरकपुरी, उन्होंने अब कह दिया कि जी खान साहब अगर आपको मेरा आखिरी मशवरा ये है कि
اگر آپ پارٹی کی اور پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستان کی بقا چاہتے ہیں تو پارٹی کی قیادت آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں، پارٹی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے حوالے کر دیں اور آپ یہ پارٹی ان کے حوالے کر کے بیرون ملک چلے جائیں، یعنی شاہ محمود اور اسد عمر کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کر کے آپ فوری طور پر ملک سے چلتے بنے، ملک میں نہ رہے، سیاست کو چھوڑ کے ملک سے جلا وطنی اختیار کر لیں۔ اب یہ آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں، ان آوازوں کا مطلب کیا ہے، یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ان معاملات کے اوپر۔ اس وقت ناظرین کرام آلدو ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس وقت سارے صحافی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے جو دعویٰ آ رہا ہے وہ دعویٰ اس بندے کے حوالے سے کوٹ کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں، اس بندے کے نام کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ اب ایک صحافی ہیں جو کہ حکومت کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اب تو ظاہری بات ہے حکومت کے جو قریب ہے وہ طاقتوروں کے بھی قریب ہے، ان کے پاس ایک پرمٹ ہے کہ وہ اداروں کے حوالے سے کوئی بھی بات اپنے بتا سکتے ہیں، اسے کھلم کھلا رپورٹ کر سکتے ہیں۔ آج کل ان کے پاس پرمٹ ہے، پہلے شاید کسی اور کے پاس ہوتا ہوگا، یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے۔ اچھا جی، اب انہوں نے اس سب کے اندر ایک انکشاف کیا ہے کہ جی کسی کے لیے اس وقت کوئی معافی نہیں ہے، اور جو کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض غنی صاحب سابق، جنہیں ابھی جس ٹائم یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا کور کمانڈر کے گھر پر حملے کا، جس ٹائم پہ حملہ ہوا اس ٹائم وہ کور کمانڈر تھے، وہ گھر میں بھی موجود تھے، اور یہ اطلاعات بھی آ رہی تھی کہ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، نئے کور کمانڈر لاہور تعینات ہو چکے ہیں۔ بیسٹ وشز فار دا نیو جنرل who has just assumed the charge of کور کمانڈر لاہور۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اس دن موجود تھے انہوں نے آرڈرز کو صحیح فالو نہیں کیا، انہوں نے صحیح طریقے سے ریزسٹ نہیں کیا، اس لیے ان کے خلاف کورٹ مارشل نہیں بلکہ وہ اس وقت غائب ہیں۔ اور سلمان غنی صاحب جو ہیں، ان کے والد ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر جو کہ حیات ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ بھی ایک بریگیڈیئر، اور ان کے بہنوئی بھی پاکستان آرمی کے ایک جنرل ہیں۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو بندہ خود جنرل ہے اور سرونگ، ابھی تو obviously عہدہ نہیں ہے لیکن یہ تو ہے نا ان کے پاس جو ایک ٹائٹل ہے لیفٹیننٹ جنرل کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لاپتہ ہیں، ان کی فیملی کو ان کے ویئر اباؤٹس تک کا نہیں پتا۔ یہ بڑی ایک الارمنگ سی چیز عمران شفقت صاحب نے رپورٹ کی ہے کہ یہ کہاں پر غائب ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ غائب ہو جائے اور جس کے فیملی کے اندر ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ، ایک حاضر سروس بہن بریگیڈیئر، بہنوئی جنرل، خود وہ جنرل، تو اس کا بھی اگر کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے تو پھر ادھر ادھر کے لوگوں کا تو پھر خیر ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر نئے دعوے بھی ہو رہے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ واپس ایکویشن میں آئے ہیں۔ جنرل فیض حمید کے کہنے پر لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، 3 کور کمانڈرز کے گھروں پر حملہ کرنا مقصود تھا، اور ISI کے صدر دفتر پر حملے کا بھی منصوبہ بنایا گیا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل 3 کور کمانڈرز کے گھر اور ISI کا جو مین آفس ہے، ہیڈ آفس ہے آپ پارا میں، اس پر حملہ کرنا مقصود تھا، اور پارٹی کا ایک اہم ترین رہنما جو ہے وہ ان فسادات کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور اس سب کے اندر جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ملوث تھے، وہ ماسٹر مائنڈ تھے، ان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا۔ یہ فیصل واڈا صاحب کا کہنا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور اس سب کے اندر ظاہری بات انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ بھی گرفتار ہونے چاہیے۔ ان کے حوالے سے اور بھی ویسے چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور ان کے حوالے سے بھی یہ کارروائی چلنی چاہیے۔ سو فیصل واڈا صاحب بھی بڑے ویل اویئر شخصیت ہیں، ان کے پاس بھی ساری باتیں کرنے کا پرمٹ ہے، اور وہ ایک بہت زیادہ ویل اویئر میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ قریب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پراکسیمیٹی ٹو پاور جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے، تو وہ طاقت کے بڑے قریب ہیں، ان کی لوکیشن بڑی پرائم لوکیشن ہے، تو اس پرائم لوکیشن کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ان تک پہنچتا رہتا ہے، اور شاید یہی سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ اس کے کوئی ثبوت ہیں یا نہیں ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ اس وقت کی چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔